Very good evening, all of you. Dear friends, we are the studying the Hindu editorial, the Hindu newspapers. दोस्तों आज हम 9 नवंबर के द हिंदू को पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार रिपीट कर दूं आप सभी से कि द हिंदू इसी पर्पज से स्टार्ट किया गया है ताकि हम जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट जो हिंदी बेल्ट से स्टार्ट करते हैं यूपीएससी जैसे कठिन एग्जामों को, तो वही कहीं ना कहीं बैरियर हमारे हिंदी बेल्ट हो जाता है। हमारी स्कूलिंग हमारा कॉलेजिंग, लेकिन ड्रीम अगर है तो फिर उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना इसमें इसको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि एक अधूरा प्रयास करने से अच्छा है एक सफल प्रयास और पूरे प्रयास करना, जिसमें इंग्लिश को शामिल करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के मद्देनजर हमने द हिंदू स्टार्ट किया है। तो आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उन सारे दोस्तों तक पहुंचाएंगे जो हिंदी मीडियम होते हुए भी यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी खुद भी द हिंदू को पढ़ना स्टार्ट करें। और इससे होता क्या, बेनिफिट क्या होता है कि इससे हमारी अप्रोच जो मल्टी डायमेंशनल सोच, हम कई तरह से सोच सकते हैं, वे किसी भी मुद्दे पर सोच सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। साथ ही साथ हमारे इंग्लिश पढ़ते तो हमारे इंग्लिश पेपर में यूज होता है, और साथ ही साथ वो भी स्ट्रांग होते हैं। ये सारे इसको पढ़ने के बेनिफिट है। तो शुरुआत करिए, चलिए शुरुआत करते हैं एक नए सेशंस का इम्पोर्टेंट फ्रंट न्यूज के साथ। तो टुडेज फ्रंट न्यूज इज about Kerala moves SC against governor against। क्या है कि केरल गवर्नमेंट ने जो वहां के गवर्नर है उसके अगेंस्ट फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। फिर से अपील की है गवर्नर के खिलाफ। द केरला गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट फॉर द second time against Governor Arif Muhammad Khan, accusing him of trying to defeat of the right of the people of the state by identify identity identifiantly sitting on several crucial bills, especially those addressing past COVID public health concerns. The state represented by Advocate C.K. Sasi said the arbitrary source of lack of urgency by the governor violated the fundamental right of the life of the people of Kerala. The conduct of the governor in keeping bill pending for the long time and indi- indefinitely indefinitely arbitrary, and also violated Article 14 right to equality of the constitutions. Additionally, it defeat all right of the peoples of the state of Kerala under Article 21 right of the life of the constitution by the denying them the benefit of welfare legislature enacted by the State Assembly. The state said the 46-page specially leave petitions appeal Kerala High Court judgment delivered on the November by 30 last year, which refused to fix a time limit for the governor to deal with the bills presented to him under Article 200 of the Constitution। तो इसमें कहा गया है, ये आर्टिकल कहता है कि जो भी आर्टिकल गवर्नर को जाता है उसमें साइन करने के लिए, तो गवर्नर क्या करता है, उसको रोक देता है, पेंडिंग कर देता है। वे बिल्स जो कि केरला के लोगों के लिए, न केवल केरला बल्कि किसी भी स्टेट के गवर्नर के लिए जवाबदेही बनता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा पास किए गए बिल्स को उसमें साइन करे, और जल्दी से जल्द उन बिलों को, खासकर जिसमें
लोगों के हितों से जुड़ा हुआ हो, उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ हो, वे सारे बिल्स जो है गवर्नर जल्दी से जल्दी उसको पास करके अपने विधान परिषद को, विधानसभा को वापस लौटाए, ताकि लोगों के अधिकारों का और उनके हितों का संरक्षण तुरंत किया जा सके। तो वे सारे बिल्स का इसी जो गवर्नर गवर्नर के उत्तरदायित्व पर ये आर्टिकल है, और उनको इसीलिए केरला गवर्नमेंट ने उन पर उनके खिलाफ याचिका दायर की है कि क्या यह जायज है कि गवर्नर हर बिल्स को पेंडिंग कर दे, अपने मन मुताबिक तरीके से पास करे। तो वेडनेसडे को कहा, डेटिंग ओनली स्टेट आइडेंटिफाइज क्रूशियल बिल स्पेशली दोस to represented by advocated CK, ये conduct by governor। तो ये बिल्स उसी पर है कि गवर्नर को क्या करना चाहिए, उनके जो भी बिल्स पास होते हैं उनको कितनी जल्दी, और वे सब बिल्स को जो जो कि बहुत असेंशियल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको जल्द से जल्द पास करें, ना कि अपना मनमाने तरीके से उसको पास करें। G7 मीट अपील्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन गाजा। तो G20 का समिट अपील, G70 ने जो है अपनी मीट में अपील की है कि रोका जाए गाजा में जो आक्रमण हो रहे हैं। तो G7 कंट्रीज में कौन कौन आते हैं वे सब पहले जान लेते हैं। तो G7 कंट्री में सबसे पहले कनाडा, कनाडा के नीचे अमेरिका, यूएसए, कनाडा और जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, यूके के बाद जो है एक आता है जापान। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज जो है G7 में आते हैं। तो ये है G7 कंट्रीज ने अपील की है ह्यूमैनिटेरियन के लिए, वहां पे मानवीय सुरक्षा के लिए। G7 ministers on Wednesday called for humanitarian pause in Israel Hamas war to let end help to release of hostage and sought to return to a border peace process as Israel force continue to strike the Gaza Strip, winding up to day. Winding up 2 days meeting in Tokyo, the group of seven wealthy nations said in a joint statement that Israel had the right to defend itself, while underscoring the need to protect civilians and to comply with international humanitarian law. G7 members are committed to prepare sustainable long-term solutions for Gaza and return to a border peace process in line with the internationally agreed parma, uh, parameters of statement said. We support humanitarian pause and corridors to facilitate urgently needed assistance, civilians movement and the release of hostages. The minister shared the view that two-state solution remained that the only path only path to a just, lasting and secure peace. It was only the second joint statement from the G7 since Jenin Gumen from the Palestinian militant group Hamas sparked the conflict with an October 7 attack on southern Israel, killing 14,000 people and taking 14,000 people, taking some 240 hostages. Is the is really bombardment of Gaza has since killed more than
10,000 Palestinians, around 40% of them children. I believed it's important that the G7 was able to put out the first unfilled unfit message as a statement regarding a humanitarian pause as a terms of the responsibility the G7 has toward the international community. Japanese Foreign Minister Yoko Kamwika told reporters asked whether all G7 members were calling for humanitarian pause or whether some forced favored a fully ceasefire. U.S. Secretary of the State Anthony Anthony Blinken said there was a real unity among the bloc. तो G7 की जो मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है कि जो गाजा में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। हालांकि जो अटैक हुआ वो किसी भी लिहाज से सही नहीं था और ये जो इजराइल है उसके लिए एक जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट इजराइल के लिए था कि उसके लिए जरूरी था कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वो एक्शन ले और अपनी सॉवरेनिटी का परिचय दे, अपनी जो संप्रभुता का परिचय दे, अपने लोगों के अधिकार की परीक्षा ले, उसकी रक्षा करे। ये जरूरी था कि जो अटैक हुआ उसका बदला ले, लेकिन अब काफी ज्यादा अटैक्स हो गए। जो फिलिस्तीनियंस हैं लगभग 10,000 लोग मारे जा चुके हैं और 10,000 लोग में से 40% उसमें से किड बच्चे मारे गए हैं। तो इसको अब स्टॉप करना चाहिए, अब रोकना चाहिए ये वार जो है। और खासकर जो हमास है, हमास को उसके द्वारा जो इजरायली जो बंदियां बनाई गई हैं उनको वापस तुरंत करना चाहिए। ऐसी बात जो है इस G7 मीटिंग में कही गई है। तो ये आर्टिकल है। अब 7 डायरेक्ट हम वी कैन जंप द एडिटोरियल पेज। तो ये आर्टिकल इन अंडर डिस्कस्ड हैव द कॉलोनियल हिस्ट्री। जो ब्रिटिशर्सों या फिर यूरोपियों की जो पॉलिसी थी उपनिवेश बनाने की, उनके ऊपर है। तो फिर ये आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ताइवान मलक्का ब्लॉकेज एंड इंडियंस ऑप्शंस, इंडिया के लिए ऑप्शन है ताइवान मलक्का जो स्टेट है। मलक्का स्टेट जो है ये माना जाता है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच जो मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट की इम्पोर्टेंस लगभग 70% जो ट्रेड होता है इसी स्टेट से होकर जाता है, मलक्का जलडमरू से। तो इन्हें कहा है कि विद चाइना फ्रिक्वेंटली intimidating Taiwan over the past year through development of its air forces and navy in surrounding areas. There is the posed questions whether India would take action in the state of Malacca of the Andaman Sea, and in event of conflict between the United States and China over Taiwan, any speculative actions in the state of Malacca and the Andaman Seas would involve either a naval blockade against commercial shipping or China's key trade and energy sea lines of communications of military actions against the Chinese naval vessel. The fact is that commercial shipping as well as naval vessels of any country have a
a right to freedoms navigations on the high sea. A naval blockage against commercial shipping is not possible. feasible. तो ये कहा गया है कि जो मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट में चाइना जो है ताइवान को ताइवान पर लगातार लगातार हमला करता है, और ताइवान चाइना जो है ताइवान को अपना पार्ट मानता है, और जो दक्षिण चाइना सी है उसमें लगातार अपनी नौसेना तैनात किए रहता है, उस पर निगरानी रखता है ताइवान की एक्टिविटी पर। तो ये बात हुई है द इंडिया के। तो ये इंडिया के लिए अवसर कैसे हैं? देयर आर मल्टीपल constraints in regard to India's options to start Malacca first distance blockage away from the belligerent nation's geography can be challenged under the international law. तो अंडमान सी और मलक्का सी का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो अंडमान सी पर ब्लॉकेज लगाकर ट्रेड को या फिर नोवेल जो एक्सरसाइज होता है उस पर निगरानी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल लॉ के तहत किसी भी देश को किसी समुद्री पर अभ्यास को नहीं रोका जा सकता, ऐसा इंटरनेशनल लॉ कहता है। ये फर्स्ट जो है चैलेंज है इंडिया के लिए, फर्स्ट डिस्टेंट ब्लॉकेज अवे फ्रॉम द belligerent nations geography can be challenged. Second, trade that passes through the state Malacca is not just China economic and the trade lifeline. An overwhelming volume of the trade of Japan, South Korea, and even India itself passes through the same state. That कहा गया है कि फर्स्ट तो इंटरनेशनल लॉ के बारे में अगर ब्लॉकेज करता है तो इंटरनेशनल लॉ उसमें बाधक है। सेकंड, न केवल इसमें से चाइना के लिए ये लाइफलाइन कही जाती है इकोनॉमी के लिए, बल्कि ये इसके थ्रू जो है जापान भी अपनी ट्रेड करता है, इधर ऑस्ट्रेलिया जापान करता है, इंडोनेशिया करता है, फिलीपींस करता है। ये सारे देश जो है इस स्टेट से अपनी ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। थर्ड है द channel of State Malacca is long, nearly 500 miles, and involve the sovereignty of other states such as Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Singapore, who would all be affected adversely by the novel blockage. अगर नोवेल ब्लॉकेज किया जाता है, सैनिक प्रतिबंध यहाँ पे लगाया जाता है, नौसेना प्रतिबंध अगर लगाया जाता है, तो उसमें जो है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन सारे देशों के जो है उनका हित जो है वो प्रभावित होगा। सिंगापुर would be affected adversely by the unlikely support. तो ये थर्ड था। फोर्थ अफेक्ट जो होगा फोर्थ जो है commercial shipping extremely complex to identify terms of the sovereignty of the vessels, flag, registration, insurance, ownership of the cargo, and these the often multinational nature and can also changed conveyed through the transshipment of the port. Southeast Asia. Fifth, apart from the fact that it's difficult to indirect China trade and energy supplies. The additional reality is that even if state of the Malacca were choked, shipping can stack detour. तो ये मलक्का का इम्पोर्टेंस ये है कि उसमें सारे कंट्रीज जो वहां के नियर बाय में है, मलेशिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस,
जापान, गिनीज, ये सारे कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स वहां पे उनके हितों का, उनके संप्रभुता को प्रभावित करेगा। तो ये था एक लेसन्स क्या है कि it is also relevant to note that both the First and the Second World War, a naval blockage and the sanctions led to the flagellations during the First World War. British blockade of Germany, which lasted from 1914 and 90s, saw Germany retaliating against British shipping on the high seas sea with the submarines, U-boats with deadly effect. Subsequent developments, including the Battle Jutland in 1960 and the sinking of U.S. merchant vessels by German U-boats eventually drew the U.S. into the First World War. During the Second World War, the U.S. had embraced Japan's energy supplies, which ran through the Mar- maritime commons, which probably played a key role in Japan's decisions launched the attack on the Pearl Harbor in December 1941। कहा गया है कि हमें इतिहास से यह सीखना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ये नेवल ब्लॉकेज की वजह से, और वहां पे नेवल ब्लॉकेज जो सैनिक प्रतिरक्षा सैनिक क्या कहा जाए, इसको कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, वे जो है समुद्री जो स्टेट समुद्र की वजह से और सैनिक की वजह से ही हुआ था। कहने का मतलब है इट इज आल्सो ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध नौसैनिक नाकाबंदी, नोवल ब्लॉकेज एंड सैंक्शन लेड कॉन्फ्लिग्रेशन, सैनिक नाकाबंदी और जो प्रतिबंध के कारण से ही जो अब तक का फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार इसी कारण हुआ था, क्योंकि किसी भी मतलब अगर जर्मनी के द्वारा सैनिक प्रतिबंध लगाया, सॉरी सैनिक जो है सैनिक नाकाबंदी की गई थी जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध, और जापान के विरुद्ध जो है अमेरिका। तो ये वर्ल्ड वार सैनिक नाकाबंदी और प्रतिबंधों के कारण ही हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया को मलक्का स्टेट को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, उस पर उसके अधिकार, उसके ब्लॉकेज को लेकर। कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो क्या है कि जितने भी कंट्रीज हैं, द लार्जर क्वेश्चंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट ऑफ मलक्का दैट रिमेन्स टू बी answered is whether any of India's strategic partners, especially the US, would support any introductions of Chinese vessels in bilateral conflict between India and China, unless the US itself were involved in a kinetic conflict with China. Even in such a scenario, there is perhaps no guarantee of the support by the other stakeholders in the region, especially the South Asian nations, to the context। तो इसमें कहा गया है अगर चाइना और भारत का कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, तो बहुत कम चांस है कि यूएस उसमें पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि अगर उसमें स्टेक होल्डर रहा है, अमेरिका का हित उसमें जुड़ा है, तब भी पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे है मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, ये सारे कंट्रीज बहुत मतलब शायद ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो इंडिया के लिए क्या क्या है अभी तक, इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया प्राइमरी रोल में बी लिमिटेड टू प्रोएक्टिव डिफेंस of its territorial
interests and the security of its seas, lines of communication and those of its strategic partners in the eastern in western India oceans। सबसे पहले तो इंडिया को चाहिए कि सबसे पहले अपनी समुद्री सुरक्षा को, अपनी समुद्री सुरक्षा जो कि हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर की टेरिटरी को सिक्योरिटी लेस कर, सिक्योरिटी से फुल करे, उसकी सुरक्षा करे। और अपनी जो इंडिया है ट्रेडिशनली, जो इंडिया ने अब तक चाइना के द्वारा मिली जो धमकी है, उसके द्वारा किया गया वार है, उसके खुद के बल पर फेस किया है उनकी प्रॉब्लम्स को, चाइना प्रॉब्लम्स। तो चाइना को जो इंडिया के लिए स्टेप होना चाहिए वे खुद के दम पर, मतलब सॉवरेनिटी, खुद की स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत उसको स्टेप लेना चाहिए मलक्का को लेकर। इसकी इंडिया की जो अप्रोचेस दृष्टिकोण है वो खुद को वो करना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर, जैसे यूएस बार बार फोर्स करता है कि इंडिया को हिंद महासागर साथ, खासकर स्पेशली अगर बात करें साउथ इंडिया, साउदर्न जो अंडमान सागर है उस पर अपनी एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बल देता है। तो इस पे बहुत इम्पोर्टेंस है कि इंडिया को मलक्का स्टेट पर नजर रखने के लिए, सैनिक नौकाबंदी के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा आर्टिकल कहता है। तो ये था मलक्का स्टेट को लेकर। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मूव्स टुवर्ड EFIR बट विद कॉजन। सावधानी के साथ EFIR को लागू किया जाना चाहिए। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया in report number 282 recommended that in cases where the excuse is not known, registration of an EFIR should be allowed for the cognizable options if the accuse is known as a preliminary step. Registration of an EFIR may be allowed for cognizable options wherein the punishment provided under the IPC, Indian Penal Code, and other laws if 3 years। कहा गया है कि EFIR की ओर मूव करना चाहिए। काफी ऐसे केसेस आते हैं जो कि EFIR नहीं करा सकते, उस तक पहुंच नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि टेक्नोलॉजी के थ्रू EFIR अपने एक्यूज जो भी आरोपी है वो उसके खिलाफ किया जा सके। तो इसमें किया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे सावधानी बरतनी होगी इस टेक्नोलॉजी की कि जो बेकसूर होते हैं, जो दोषी नहीं होते हैं, उनके खिलाफ, जैसे अभी कई सारे मतलब होते हैं न्यूज में, कोर्ट में पिटिशंस होते हैं, उनके जो याचिकाएं होती हैं और उनके खिलाफ जो मामले जाते हैं, वे दोषी नहीं होते हैं, फिर भी कोर्ट कचहरी तहसील इन सारे चक्कर में सारा उम्र, अपना सारा पैसा, सारा समय दे देते हैं। तो EFIR को लागू करें, लेकिन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, ऐसा आर्टिकल कहता है। तो आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा। आई होप कि सारे आर्टिकल में अच्छे से डील कर पाऊंगा, कर पाया हूँगा, और आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे इस प्लान्स को, इस एक मुहिम को, एक मूवमेंट को, जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि तैयारी के दौरान जो स्किप करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल के न्यूज के साथ, इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ, इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जो तैयारी करते हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे सुधारा जा सकते हैं।